हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है सीखने की श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 जो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 17 तक कर चुके हैं और हमारा यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज के इस क्लास में चैप्टर को जो सबसे पीछे दिया हुआ रहता है सारांश अर्थात समरी, उस पर हम लोग बात करेंगे ताकि पूरा चैप्टर एक ही क्लास में हम रिकैप कर पाएँ। ठीक है, तो उसका जितना थ्योरी है, सिद्धांत है, उस पर हम इस भाग में बात करने वाले हैं। तो आज का यह सेशन बहुत शानदार होने वाला है और यह भाग संख्या 18 है। आपको बता दें, पिछले भाग में हम लोग ने विविध प्रश्नावली किया था जिसमें हर एक क्वेश्चन हमने किया और आज जो हम लोग देखेंगे वो सारांश देखने वाले हैं। तो देखो बाबू, इस अध्याय में हमने प्रायिकता की अभिगृहीतीय तरीके के विषय में पढ़ा है। ठीक है, इस अध्याय की जो मुख्य विशेषता है वह निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ एक हमें टर्म मिला था शुरू में, प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो सभी संभावित परिणाम होते हैं उसी का हम समुच्चय बना लेते हैं, अर्थात मंझला कोष्ठ में लिख देते हैं। जितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं सभी का हम एक समुच्चय बना लें तो वही हमारा क्या कहलाता था, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब देखो, अब प्रतिदर्श बिंदु किसे कहेंगे, तो प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव को क्या कहेंगे, प्रतिदर्श बिंदु। अर्थात जितने संभावित परिणाम होंगे एक एक कर, उन सब एक को हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श बिंदु। और यही प्रतिदर्श बिंदु मिलकर प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम घटना के बारे में जानेंगे कि घटना क्या होता है। ठीक है, तो देखो, प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय क्या होता है, मतलब सबसेट। इसे तो आप सेट चैप्टर में पढ़े हैं जिसे उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो जो घटना होता है, इवेंट, वह क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि को हम ए से सूचित करते हैं, तो इसी का कोई एक पार्ट होगा जो सबसेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। इसके बाद हमने जाना था घटना के प्रकार। ठीक है, जिसमें पूरक घटना था, असंभव घटना था, निश्चित घटना था, सरल घटनाएं थी, मिश्र घटना थी। ठीक है, तो हम समझेंगे असंभव घटना क्या होता है। ठीक है, असंभव घटना किसे कहते हैं या क्या होता है। तो अगर दो शब्द में बताना हो, एक शब्द में, एक लाइन में बताना हो तो कहेंगे रिक्त समुच्चय, अर्थात रिक्त समुच्चय, रिक्त सेट अर्थात नल सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, वही होता है असंभव घटना जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, अर्थात प्रतिदर्श बिंदु कोई होगा ही नहीं। तो जब प्रतिदर्श बिंदु है ही नहीं तो उसकी संभावना होगा ही नहीं, अर्थात वो असंभव घटना है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना, जिसकी घटित होने की संभावना पूर्ण रूपेण है, पूर्ण रूप से घटित होगा, उसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। जिसमें पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि हो, जितना सैंपल स्पेस लिए सभी एलिमेंट आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। अब देखो, पूरक घटना और पूरक घटना को ही क्या बोलते हैं, नहीं घटना। जैसे में समुच्चय ए डैश है, समुच्चय ए डैश या एस माइनस ए, अगर कोई घटना ए घटित हो रही है, ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और घटना घटित होती है ए डैश, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरक घटना। ए डैश कैसे निकलता है, पूरे सैंपल स्पेस में से इस ए को घटा देते हैं तब हमारा बनता है ए डैश। आई बात समझ में, पूरे सैंपल स्पेस में से ए को अगर हम घटा दें तो क्या बनेगा हमारा, ए डैश। अब देखो, ये पूरा घटना समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं घटना ए या बी। शुरू के हम पार्ट में बताए थे, जहां पे या लगा हो उसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और जहां पर लगा है और, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो घटना ए या बी इसका मतलब हुआ समुच्चय ए यूनियन बी, और घटना ए और बी इसका मतलब हुआ समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अगर मान लो ए है, ए मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, रुक जाओ, इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, ये हमारा दोनों का कॉमन भाग है। ठीक है, एक कॉमन भाग है, अर्थात ये जो रीजन हम अभी ड्रा कर रहे हैं ये दोनों में है। ठीक है, तो ए या बी जब इस प्रकार मान लो इसमें एक है दो है,
कॉमन वाले रीजन में 3 है और इसमें 4 है, 5 है। तो जब कहा जाए ए यूनियन बी निकालने के लिए तो हम इस ऐसे लिखेंगे 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, क्योंकि या लगा है या तो आप ए से लिखो नहीं तो बी से लिखो, दोनों में से कोई एक मिल जाए काम चल जाए, हम लिख लेंगे। बीच वाला भी मिले तो हम भी लिख लेंगे। लेकिन देखो अगर और लग गया ए और बी मतलब दोनों में सम्मिलित होना चाहिए, तो उस कंडीशन में केवल एक ही एलिमेंट आएगा। वो कौन सा एलिमेंट आएगा? जो दोनों में शामिल है, इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। ए और बी ये जो दोनों में शामिल है, 3 जो है दोनों में शामिल है। अब देखो कह रहा है घटना ए किंतु बी नहीं, घटना ए पूरा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो घटना ए में कुछ पार्ट बी का भी है ना, तो बी नहीं होना चाहिए। अर्थात ये जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम कलर बदल देना है इसका, तो ये जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे, ये जो पार्ट है इसमें से हटा देंगे, तो केवल घटना समुच्चय ए, अर्थात इसमें तो ए किंतु बी नहीं, तो ए में तो ए भी था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 3 तो दोनों में है, तो इसमें से ये 3 वाला को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जो घटना 1,2 बनेगा यहीं क्या होगा? घटना ए केवल होगा, इसमें से बी हम हटा दिए, ठीक है, तो 1, 2 केवल बनेगा। ये बात समझ में आई? अब देखो परस्पर अपवर्जी घटना किसे कहेंगे? परस्पर अपवर्जी घटनाएं किसे कहेंगे? मान लो ए और बी 2 घटनाएं हैं और उन्हें हमें कहना है परस्पर अपवर्जी, तब कहेंगे जब ए इंटरसेक्शन बी करें और वो क्या मिल जाए? फाई के बराबर मिल जाए। अर्थात उनका हम जब इंटरसेक्शन करें तो उसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, अर्थात ए अलग हो बी अलग हो। जब कॉमन होगा तो ओवरलैप करेगा ये पार्ट, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब फाई है, इंटरसेक्शन क्या है? फाई है। अब हम समझते हैं निःशेष व परस्पर अपवर्जी घटनाएं किसे कहेंगे। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारी घटनाएं हैं, E1, E2, E3, EN, बहुत तरह तरह की घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी व निःशेष होंगे यदि अगर जितने घटनाएं हैं, जितने हमारे पास इवेंट्स हैं, उन सब का हम यूनियन ले लें। क्या ले लें? यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस ही अगर मिल जाए, पूरा प्रतिदर्श समष्टि ही मिल जाए, अर्थात जितनी संभावनाएं थी उसका पूरा समुच्चय ही मिल जाए यूनियन करने पर, तो हम क्या कहेंगे? वह घटनाएं निःशेष हैं। और अपवर्जी के लिए तो अभी तो बताएं कि उनका आपस में इंटरसेक्शन करें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, अर्थात फाई हो, कुछ भी नहीं हो, तब इसे हम क्या बोलेंगे? निःशेष व परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब हम बात करते हैं प्रायिकता के ऊपर। प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु, हम इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको ओमेगा मान लिए, तो ओमेगा आई के संगत एक संख्या पी, ओमेगा आई ऐसी है कि पी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को हम पी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ गए? तो जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई है, और यह 1 से क्या होता है? छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। ये बात ध्यान में रहेगी, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। अब देखो, अब हम जितना ए पी ओमेगा आई है कितना भी ले लें, अगर सबको जोड़ेंगे तो वह कितना आएगा? 1 आएगा। और जहाँ ओमेगा आई है यह बिलोंग कर रहा है पूरे सैंपल स्पेस से, तो सभी से लेकर सबको जोड़ देंगे तो सबका प्रायिकता कितना होता है? प्रायिकताओं का जो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वह बराबर होगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, जहां सभी ओमेगा आई किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से ही। तो संख्या पी ओमेगा आई परिणाम ओमेगा आई की प्रायिकता कहा जाता है। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं समसंभावित परिणाम। समसंभावित नाम से ही पता चल रहा है कि समान प्रायिकता वाले सभी परिणाम को हम क्या बोलेंगे? समसंभावित परिणाम। अब हम बात करते हैं किसी घटना की प्रायिकता के बारे में। तो घटना की प्रायिकता क्या होता है? एक समसंभावित परिणाम वाले परिमित प्रतिदर्श समष्टि के लिए घटना ए की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अर्थात घटना ए की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? एन ए अपॉन एन एस, जहाँ पे जो एन है वह क्या है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, और जो एन एस है समुच्चय एस में अवयवों की संख्या। ये बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी कोई 2 घटनाएं हैं तो ए और बी कोई 2 घटनाएं हैं तो जो पी ऑफ ए या बी,
ए या बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यह बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, यह क्या होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, समतुल्य नीचे यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये ऊपर वाला से ही ये नीचे वाला लाइन लिखा गया है, दो कंसेप्ट को मिलाकर। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी है, हमें तो पता है ना भाई कि जब परस्पर अपवर्जी घटना होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह जीरो होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, जब फाई होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, तो इसमें ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो केवल जो बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वह होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो किसी घटना ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होता है अर्थात ए डैश, ए नहीं अर्थात ए डैश से हम सूचित करते हैं, वह होता है एक घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, हम अभी पढ़े, ये भी पिछले कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर एक आता है, तो वहीं एक आ ही जाएगा। तो इस सब का जो सोर्स है वह कहाँ से हमने लिया है, एनसीईआरटी से लिया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और इसके साथ एट द एंड हो गया। ठीक है, तो आप मेरे साथ पूरे इस चैप्टर में बने रहें, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि फिर हम किसी अन्य चैप्टर के साथ आपके किसी अन्य चैप्टर के द्वारा आपसे रूबरू होंगे फिर। तो आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक जय हिंद।